Hello everyone again. The video that I shared with you before, there are certain more things that I need to discuss with you. कुछ एक चीजें हैं जो और आपको पता होनी चाहिए related to composition. तो जैसे कि कुछ चीजें जो आपको composition लिखने से पहले याद रखनी है. Some tips. So the first one is for whom am I writing and why. बहुत जरूरी है कि जब हम composition लिख रहे हैं तो हम किसके लिए लिख रहे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना व्यूअर नहीं पता है, अपने क्लाइंट नहीं पता है, तो आप जो भी रिपोर्ट या कॉम्पोजिशन बनाएंगे वो ऑब्जेक्टिव उसका जीरो हो जाएगा, आउटपुट उसका जीरो हो जाएगा. तो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है. सेकेंड इज हाउ कैन माई राइटिंग अपील टू द रिसीवर. तो उसके अंदर मैं इस तरीके की लैंग्वेज का यूज करूं, इस तरीके के एग्जाम्पल्स का यूज करूं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे उसको पढ़ने के लिए. राइट. इट शुड नॉट बी बोरिंग, इट शुड नॉट बी मोनोटोनस. वो लोगों के समझ में आना चाहिए. ऐसे रियल वर्ल्ड से उसको रिलेट करें, ऐसे एग्जाम्पल्स लें जो लोगों में इंटरेस्ट पैदा करें. सो दैट इज व्हाई इट हैज टू बी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. एंड द थर्ड वन इज how much does the receiver already know about the subject I am writing on. Now, suppose कीजिए यही क्लास है और ये सेम सब्जेक्ट है, सेम टॉपिक है. मैं एक क्लास 1 के बच्चे को भी बता रही हूँ और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को भी बता रही हूँ. Now, my mode of presentation should differ. क्लास 1 के बच्चे को पढ़ाने का तरीका एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ाने के तरीके से काफी अलग होता है, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल में फर्क है. अगर हम दोनों में सेम अप्रोच अपनाएंगे तो क्या होगा, अगर हम डिफिकल्ट लेवल अपनाते हैं तो क्लास 1 के बच्चा विल नॉट अंडरस्टैंड. अगर हम बहुत इजी अप्रोच अपनाते हैं तो ग्रेजुएट स्टूडेंट माइट नॉट रिस्पेक्ट अस, and number 2, he might not take any interest in the entire lecture. So हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि जो इंफॉर्मेशन हम सामने वाले को देना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी है. तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए हमें क्या करना होगा जब हम कॉम्पोजिशन फॉर्म कर रहे हैं. वी नीड टू डिसाइड द टॉपिक. I need to first decide the topic. तो पहले तो मैं अपना टॉपिक डिसाइड करूंगी कि मुझे किस टॉपिक पे लिखना है. तो ये हो सकता है कि आपको टॉपिक मिले तो उस वक्त आपको डिसाइड नहीं करना है, आपके पास टॉपिक ऑलरेडी होगा. सेकेंड इज यू हैव टू लिमिट द टॉपिक. ओके. थर्ड वन इज यू हैव टू गैदर एंड ऑर्डर योर data. Okay, and the fourth one is you have to construct your outline. Now let us understand one by one. Now first one is easy. You have to decide the topic. Now topic या तो आपको मिल सकता है या आप खुद डिसाइड कर सकते हैं. So this is done. Now once you have the topic in your hand, you have to limit the topic. Now this means कि आपको अपने ऑडियंस पता होने चाहिए, ये पता होना चाहिए कि उनके पास कितनी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है और उसके हिसाब से आप टॉपिक के बारे में लिखेंगे. ऐसा ना हो कि आप टॉपिक के बारे में लिखते जा रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है आपके. दूसरा, या आप उसमें बहुत कम कंटेंट लिख रहे हैं जो लोगों के समझ में नहीं आ रहा. सो दैट इज व्हाई यू वुड हैव सीन कि कॉम्पोजिशंस में ज्यादातर दिया रहता है कि आपको 250 वर्ड्स में देना है, 200 वर्ड्स में देना है, समटाइम्स 3000 वर्ड्स में भी देना होता है. तो वर्ड लिमिट दी रहती है जिससे कि आपको एक आइडिया रहे कि मुझे ये चीज कितने शब्दों में, कितने पेजेस में एक्सप्लेन करनी है. तो थर्ड वन इज जब आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि मुझे ये इतना लिखना है, then you have to gather and order your data. Now gathering the data means आपने अपने points इकट्ठे करने. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस वीडियो में लिया था सोशल नेटवर्किंग का. सो सपोज कीजिए मुझे ये टॉपिक पता है सोशल नेटवर्किंग.
अब मुझे ये पता होना चाहिए कि ये सोशल नेटवर्किंग का टॉपिक मैं किनको पेश करने वाली हूँ। तो सपोज कीजिए ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए जा रहा है, तो मेरे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि आपको इसके बारे में कितना पता होगा, तो उसके आगे की नॉलेज मैं आपको दूंगी। मैं वहां से नहीं शुरू करूंगी कि सोशल क्या है और नेटवर्क क्या है, राइट। मैं आपको थोड़ा सा आगे से बता सकती हूँ, थोड़ा मैच्योर लर्निंग आपको मैं दे सकती हूँ। और उसके बाद एक बार मैंने पॉइंटर्स इकट्ठे कर लिए, अब मुझे उन्हें ऑर्डर में भी करना है कि मुझे कौन सा पॉइंट पहले बताना है, कौन सा पॉइंट बाद में बताना है। ये सारी चीजें जब मैं इकट्ठी कर लूंगी, देन लास्ट में आई विल कंस्ट्रक्ट माई आउटलाइन। आउटलाइन मीन्स यू एक्चुअली कलेक्ट दी और यू एक्चुअली डिजाइन अ ब्लूप्रिंट। तो एक्चुअल प्रिंट करने से पहले या एक्चुअल जब भी हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम उसे पेपर पर एक रफ उसका ड्राफ्ट कर लेते हैं कि हम ये चीज ऐसे ऐसे करेंगे। सो दैट्स कॉल्ड आउटलाइन। Okay, now one more topic that was discussed in the previous video was reports, right? Now under reports, you have to keep in mind certain things. वो क्या है? Number one, आप क्या information convey कर रहे हो, ठीक है? So what information are you conveying? ये बहुत important है। Purpose क्या है उस information को convey करने का, ठीक है? And किसके लिए जा रहे हैं, तो आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, ये आपकी रिपोर्ट में होना चाहिए। सो इंफॉर्मेशन कन्वे करना है हमें, क्या इंफॉर्मेशन है, व्हाट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द पर्पस एंड हु इज द टारगेट ऑडियंस, ये मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद मुझे अगेन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तो इंफॉर्मेशन मैंने गैदर कर ली, यहां पर मैं नोट्स भी बनाऊंगी। नोट्स क्यों बनाऊंगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, यू नो, इट्स अ बिग वास्ट रिपोजिटरी। तो मैं क्या करूं, मेमोरी, मेरा इंफॉर्मेशन इतना सारा मेमोरी में मैं नहीं रख सकती, इंफॉर्मेशन लूज हो सकता है, लॉस ऑफ डेटा हो सकता है। सो दैट इज वाई आई विल मेक नोट्स सो दैट आई डू नॉट फॉरगेट। क्योंकि बेसिकली स्पेशली व्हेन आप एक इवेंट को रिपोर्ट कर रहे होंगे या फिर आप एक सर्वे रिपोर्ट कर रहे होंगे, डेटा से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट कर रहे होंगे, उस वक्त आप डेटा को लूज करने की हालत में नहीं है। यू आर नॉट इन अ कंडीशन दैट यू कैन लूज डेटा, सो यू शुड मेक प्रॉपर नोट्स, देन फाइनली यू मेक एन आउटलाइन ऑफ द रिपोर्ट। नाउ वंस यू आर मेकिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ द रिपोर्ट, there are certain do's and don'ts that you have to keep in mind. Now people talk about that should we write it in English, which language should we use. Now remember, आपके टैलेंट को देखने के लिए रिपोर्ट नहीं बन रही है, रिपोर्ट बन रही है लोगों के समझने के लिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट इज टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। सो आपने उसे उसी लैंग्वेज में और उसी मोड में लिखना है जिससे टारगेट ऑडियंस के समझ में आए। सो व्हाट आर द रूल्स, वन इज यू हैव टू बी वेरी क्लियर। सो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज दैट इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। सिंपल और ब्रीफ रखिए, बहुत ज्यादा अगर आप उसे कॉम्प्लिकेट करेंगे तो भी लोगों के समझ नहीं आएगा। इट्स लाइक जब आप पढ़ने बैठते हो, तो आप लोग तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, रेगुलर कोर्सेज भी अगर आपने कभी किया है, आप कभी लाइब्रेरी जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, कुछ फॉरेन राइटर्स की होती हैं जो हम उठाते हैं और वापस रख देते हैं। व्हाई? बिकॉज हमें पहली रीडिंग में कुछ समझ में ही नहीं आता जब तक कि हमारे टीचर्स हमें उसको समझा न दें। लेकिन कुछ बुक्स होती हैं जिन्हें हम खुद ही समझ लेते हैं। तो अभी आपको वो वाला रिपोर्ट तैयार करना है जो आदमी खुद समझ ले, दे डोंट नीड एनीवन टू मेक देम अंडरस्टैंड। देन यू हैव टू अवॉइड रेपिटेशन, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि आप पहले पैराग्राफ से आखिरी पैराग्राफ तक सेम चीज बता रहे हैं। आपने शुरू यहां से किया था कि ओके वी विजिटेड दिस एरिया, देयर वर सो मेनी पीपल एंड सो मेनी पीपल वर इन्फेक्टेड, और फिर से आप वही रिपोर्ट दे रहे हैं। आप कभी देखते होंगे कुछ न्यूज चैनल पे कोई एक न्यूज होती है जो बार बार वही रिपीट होता था, वही फ्लैश होता रहता है। इट्स वेरी बोरिंग and people tend to just stop seeing that channel because of this repetition thing. So आपको एक अपनी repo building रखनी है, so don't repeat the content. And the last one is avoid the jargons. Now what are jargons?
ओके, नाउ जार्गन्स क्या होते हैं? टेक्निकल टर्म्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड कुछ एक चीजें हैं जो मुझे पता है लेकिन शायद आपको ना पता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूं और वहां पर एक सपोज कीजिए मैं इन्फोथन करके एक इवेंट होता है, इन्फोथॉन, या फिर एक होता है कोडा, एक है कोडॉन 19, कोडॉन 2020. Okay, now these are the names of the events. Now if I start writing them in my report as it is, so will you be able to understand? No, जब तक कि मैं उसको explain ना करूं कि कोडॉन 2020 क्या है. Okay, this is an annual technical event that happens in the college, और ये जो the other event that's a sports event. तो explain करना जरूरी है. jargons या technical terms अगर आप बहुत ज्यादा डाल देते हैं तो लोगों के फिर से वो रिपोर्ट समझ में नहीं आएगी. कोई बंदा मेडिकल का है वो समझ लेगा कि भाई ये पॉइंट क्या है या ये टर्मिनोलॉजी क्या है, बट मे बी आप उसे ना समझ पाए एज अ लेमैन. सो आपको ये ध्यान रखना है कि जार्गन्स हम यूज ना करें. फॉर एग्जाम्पल आई कैन यूज OS. आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस. वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट OS इज, ऑपरेटिंग सिस्टम. बट मैंने रिपोर्ट में लिख दिया भाई कि ओके दिस OS वाज नॉट वर्किंग. Now people are not understanding what is this OS. सब लोग अपना अपना कुछ बनाएंगे कि भाई OS का क्या मतलब है, आउटसाइड सर्विस, ओके, ऑफशोर सर्विस, सब अपना अपना एब्रीविएशन बनाएंगे. गूगल विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू हेल्प, इसके 50 तरीके के एब्रीविएशन हो सकते हैं. सो इन दिस सिनेरियो यू शुड ऑलवेज राइट द फुल फॉर्म अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर डालना चाह रहे हो या कोई एग्जाम्पल. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. So these are the things that I have to keep in my mind when I am writing a composition or I am writing a report. Now I hope I have made myself very clear. This was again a very important do's and don'ts for composition and reports. So this is Nitika again. I'll be signing off now. Be safe, stay at home. Thank you so much.